बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के रिवीजन सेशन की तरफ चल रहे हैं और हमने हर लेक्चर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है और हर चैप्टर को हम सीक्वेंस के साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ANP 2021 के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आज इंशाल्लाह देखेंगे उसके बारे में। इसके अंदर से इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी देखेंगे और सारे एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम लिक्विड के पोर्शन में, साथ में आपको टॉपिक्स के नेम्स भी बताता जाऊँगा कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई एक्सियल एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इन ईच अदर। एक्सियल और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे के अंदर हल्के हो जाते हैं। ये आपको इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का जो इंट्रो है जिसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस वाला टॉपिक आता है उस टॉपिक से आपको इसका आंसर मिलेगा कि एक्सियल और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे में सॉल्युबल क्यों होते हैं, क्योंकि इनके दरमियान डायपोल डायपोल फोर्स और प्रोटेक्शन आ जाती है और इस तरह से एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाती है। इसको आपने एग्जाम्पलीफाई के तौर पर यानी इसको जब आप रीज़न बताएंगे रीज़न के साथ आपने इसको डायग्राम की फॉर्म में दोनों को शो भी करनी है कि इंटरमोलेकुलर फोर्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डी बाय फोर्सेस। डी बाय फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की एक टाइप है जिसका दूसरा नाम क्या है? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। कि एक डायपोल मॉलिक्यूल जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डायपोल मॉलिक्यूल यूजुअली पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनके दो पोल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव है। जब एक डायपोल मॉलिक्यूल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आए तो वो डायपोल मॉलिक्यूल अपनी पोलैरिटी थोड़े टाइम के लिए उस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर देता है, इसमें इंट्रोड्यूस करवा देता है, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी थोड़े वक्त के लिए डायपोल फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। और इस तरह इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है इसे हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स कहते हैं और इसका दूसरा नाम डी बाय फोर्स भी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। कि हैलोजेंस का बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप के टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्यों इंक्रीज करता है, इसकी रीज़न आपको प्रॉपर मिलेगी फैक्टर अफेक्टिंग द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वाले टॉपिक में से। कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपको पता है हैलोजेंस का साइज इंक्रीज हो रहा होता है और हैलोजेंस का साइज बढ़ने से उनकी पोलराइजेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने की वजह से इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती रहेगी? स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। इसकी वजह से इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। इसी वजह से फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं जबकि ब्रोमीन लिक्विड है और नीचे है आयोडीन और एस्टाडीन की तरफ तो ये दोनों सॉलिड फॉर्म में पाएंगे क्योंकि इनके एमिसिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथेन इज -88.6 डिग्री सेल्सियस and of hexane is 68.7 डिग्री सेल्सियस। कि मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो -88 है, इतना कम, जबकि अल्केन्स का ही दूसरा मेंबर हेक्सेन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 68 है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं। इथेन में 2 कार्बन होती हैं जबकि हेक्सेन के अंदर 6 कार्बन पाई जाती हैं। तो ये आपने बात याद रखनी, ये भी आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस के टॉपिक से मिलेगा क्वेश्चन। कि इसमें इसकी रीज़न बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने की वजह से भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि पोलराइजेबिलिटी तब भी क्या होती है? बढ़ती है और वो बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। इसी वजह से जो इथेन है इसमें 2 कार्बन है उसका माइनस में है, जबकि जो हेक्सेन में 6 कार्बन होगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा हो गया 68 पर चला गया। ठीक है। प्रॉपर रीज़न आपको इस टॉपिक से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई HF इज वीक एसिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर जाए आप स्टार्ट करें। व्हाई HF इज अ वीक एसिड, ये आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में से मिलेगा कि HF का ये वीक एसिड क्यों होता है? क्योंकि HF बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और जब HF स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, आप देखिए एक HF का मॉलिक्यूल दूसरा HF का मॉलिक्यूल तो 2 H के दरमियान एक F आ जाता है, इसी तरह 2 F के दरमियान एक H आ जाता है, ऐसे ही बनेगा ना। तो जो एक H के इर्द गिर्द 2 F हैं और दोनों फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है तो वो उस हाइड्रोजन को जल्दी निकलने नहीं देगा। और एसिड तो वो होता है ना जो बड़ी आसानी से H डोनेट कर दे, प्रोटॉन डोनेट कर दे। तो क्योंकि HF आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए HF एक वीक एसिड है। समझ आएगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन मुझे याद है, मैं इधर आगे लिख रहा हूँ, आप ये क्वेश्चन भी एक और ऐड कर लें कि वाई HF मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन zigzag मैनर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HF मॉलिक्यूल जो है वो zigzag मैनर में क्यों एग्जिस्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर zigzag होता है, यानी HF की अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से होती है। अगर सपोज HF का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और फिर ये HF का मॉलिक्यूल, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, फिर HF का लीनियर नहीं आता,
जैसे HCl में होता है सीधा सीधा बॉन्ड, बट इनमें ऐसा नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि इसमें फ्लोरीन है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत से बल्कि मैक्सिमम है, और इस वजह से इनमें इतनी ज़्यादा फोर्स रिएक्शन हो जाती है कि बॉन्ड थोड़ा बेंड कट जाता है, जिसकी वजह से ये जिगजैग फॉर्म इसकी है, जिगजैग मैनर। तो ये भी किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको इसी से ही मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S and H2SE आर गैसेस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जो आप स्टार लगा लें, ये भी अक्सर पेपर में आता है। तो वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि H2S और H2SE ये दोनों कंपाउंड है, ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। ये भी देखिए इसके साथ भी 2 H है, H2O, H2S, H2SE, सब में 2 H लगे हैं, लेकिन वाटर लिक्विड है, बाकी ये दोनों गैसेज हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि वाटर में लगी हुई है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी S और Se की निस्बत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वाटर, और इस वजह से वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, बाकी ये दोनों गैसेस में करेंगे क्योंकि इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइस ऑक्यूपाई 9% मोर स्पेस या वॉल्यूम देन लिक्विड वाटर। ये आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस वाले टॉपिक में से मिलेगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा जब भी हम बर्फ जमाते हैं, बाउल के अंदर पानी डाला, उसको फ्रीजर में रखते हैं, जब बर्फ जमती है थोड़ी सी ऊपर हो गई होती है, बाहर आ जाता है, वो थोड़ा सा, हालांकि लिक्विड बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन जैसे ही बर्फ बनी है तो वो थोड़ा सा ऊपर हो जाती है। वो कैसी हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल शुरू में क्या कर रहे होते हैं? रैंडम मूव कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन करते हैं, इनकी मोशन क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू होगी, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होना शुरू हो जाए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसकी वजह से पानी का जो पहले लेवल था वो स्ट्रक्चर थोड़ा फैल जाता है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बड़ा होने की वजह से, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनने की वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम इसका राइज अप करके 9% वॉल्यूम बढ़ जाएगा। समझ लगी? इसकी प्रॉपर रीजन आपको स्ट्रक्चर ऑफ आइस वाले टॉपिक से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई एक्वेटिक लाइफ कैन सर्वाइव अंडर सी वाटर एट वेरी कोल्ड टेम्परेचर। आपने देखा होगा एंटार्क्टिक वगैरह वाली साइड पर समुद्रों पे बर्फ जम जाती है, लेकिन नीचे मछलियाँ वगैरह जिंदा तैर रही होती हैं, उनको सर्दी नहीं लगती, वो मरती नहीं है इतने ठंडे टेम्परेचर पर। इसकी वजह क्या है कि जो आइस की जो लेयर ऊपर आ जाएगी, वो आइस का ब्लैंकेट बेसिकली बना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये ब्लैंकेट बेसिकली एक इंसुलेटर की लेयर का काम करेगा, जो कि नीचे वाले वाटर के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर देगा। इससे ठंडा, इससे कम टेम्परेचर नहीं होने देगा, जिसकी वजह से नीचे वाली लाइफ में, नीचे वाले पानी में बर्फ़ नहीं जमेगी, तो वो मछलियाँ वगैरह जो है सर्वाइव करेंगी। ये भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक से मिलेगा, एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन से काम करते हैं कि डिटर्जेंट के अंदर आपको पता है एक पोलर एंड होता है, एक नॉन पोलर एंड होता है। नॉन पोलर एंड जो होगा वो दाग जो कि नॉन पोलर है उसके साथ जुड़ जाता है, और पोलर एंड जो होता है डिटर्जेंट का, वो वाटर के साथ बॉन्ड बना देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देता है। ठीक है, और जैसे ही डिटर्जेंट, वाटर जो होगा डिटर्जेंट को खींचेगा, डिटर्जेंट जो होगा दाग को खींचेगा, तो एक मैग्नेट की तरह जो है वो दाग रिमूव होगा। इसका प्रॉपर आंसर आपको मिल जाएगा डिटर्जेंट्स वाले टॉपिक से। क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट इज एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, इनका स्ट्रक्चर भी किस तरह से बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए। प्रॉपर आंसर आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई पेंट्स एंड डाइज आर एडहेसिव इन नेचर। पेंट्स और डाइज जो है एडहेसिव होते हैं, चिमटने की खसूसियत रखते हैं। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ये दीवार के ज़्यादा चिपक पाएंगे। जितना अच्छी क्वालिटी का पेंट है वो उतनी देर तक रहता है, ऐसे ही है ना। हल्की क्वालिटी का हो तो वो गिर जाता है, ठीक है ना। क्यों? उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर कम है, मतलब उनकी केमिकल नेचर इतनी अच्छी नहीं है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड, ये हमारा लिक्विड पोर्शन खत्म हो गया, अब आगे आ रहा है सॉलिड पोर्शन। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, इसके प्रॉपर डिफरेंसेस आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे सॉलिड्स की टाइप्स के अंदर। मैं चलने का आपको बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं सॉलिड्स, और जो अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस मतलब शेपलेस है, इनकी प्रॉपर शेप नहीं होती है। उसके अलावा क्रिस्टलाइन की जो है उनकी प्रॉपर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि अमॉर्फस के प्रॉपर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इतने शार्प नहीं होते। और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स आपको वहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट टर्म है व्हाट आर क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स क्या होती हैं? अमॉर्फस सॉलिड का वो पोर्शन जो कि क्रिस्टलाइन नेचर एग्जिस्ट कर सकता है, उसे क्रिस्टलाइट है। ये भी आपको इसी टॉपिक से मिलेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज के अंदर क्लीवेज एंड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी।
इसको एक्सप्लेन करना है। क्लीवेज का मतलब क्या होता है? तोड़ना। जब हम किसी क्रिस्टल को, सॉलिड क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो वो एक प्लेन में टूटता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इसमें क्रैश पड़ता है। क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए ये एक एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है वो जो कि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए डिफाइन सिमेट्री के टर्म्स हैं जिनको आपने डिफाइन करना है। सिमेट्री क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एलोट्रोपी क्या है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल क्या होती है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये तमाम डेफिनेशन आपको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज है उनमें से मिल जाएगी, ठीक है, वो आपने वहाँ से देखी है। नेक्स्ट टर्म है हमारी यूनिट सेल क्या होता है और उसकी डायमेंशंस क्या है। यूनिट सेल क्या होता है कि एक पूरा क्रिस्टल जो है वो प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसका होता है, 3D स्ट्रक्चर है। अब उस पूरे क्रिस्टल का कोई एक यूनिट देखे ना जो कि रिपीट हो रहा हो बार बार, उस एक यूनिट को हम उसका यूनिट सेल कहते हैं। और उसकी डायमेंशन आपको पता है 6 होती हैं टोटल, 3 एंगल्स होती हैं, 3 लेंथ्स होती हैं। एंगल्स को हम अल्फा बीटा गैमा कह देते हैं और लेंथ जो होती है उनको हम ए बी सी से शो करते हैं, एक्स वाई जी कहते हैं, ए बी सी कहते हैं, डजंट मैटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट। यही जो 6 एलिमेंट्स हैं, 3 एंगल्स और 3 लेंथ्स, जिन्हें हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं एक यूनिट सेल के अंदर। आगे आते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइजेस में लिक्विड वाला पोर्शन जो है उसमें एज अ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने शॉर्ट के तौर पर करने हैं जो लिक्विड के पोर्शन में। मैंने लहदा आपको हाईलाइट कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह सॉलिड वाले पोर्शन की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 12 के अंदर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये वाले क्वेश्चन आपने शॉर्ट के तौर पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट आगे लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन हमारा खत्म हो गया। अब चैप्टर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखें तो इसमें लिक्विड वाला जो पोर्शन है इसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये आपने लॉन्ग के तौर पे करने हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चैप्टर के अंदर से लिक्विड पोर्शन के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ फाइव वाला टॉपिक और फैक्टर्स अफेक्टिंग द लैंडेड डिस्पर्शन प्रोसेस, ये 2 टॉपिक्स भी आपने लॉन्ग के तौर पर प्रिपेयर करना है। और लास्ट में देखिए सॉलिड पोर्शन के अंदर, सॉलिड पोर्शन में जो लॉन्ग क्वेश्चन है शेप ऑफ द क्रिस्टल की जो 6 शेप्स थी वो, और उसके अलावा एक्सरसाइज में सॉलिड वाले में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स हैं, इनमें क्वेश्चन नंबर 6 भी जो वो यही है शेप्स ऑफ द क्रिस्टल। तो यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 6 से अगर आप पूरा कर लेंगे तो आपका सॉलिड का पूरा पोर्शन के लॉन्ग तैयार हो। समझने की बात थी, क्लियर हो गया। तो ये था भी क्लास आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने चैप्टर 4 को डिटेल में डिस्कस किया। हमने देखा इसमें कौन कौन से ALP के अकॉर्डिंग वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।